वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। आज हम देखने वाले हैं एस के झा सर का रेलवे ग्रुप डी का वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट जीके जीएस का 23। अभी तक हमने 22 प्रैक्टिस सेट कर लिया है। अगर आपने 22 प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो जीके प्लस जीएस इसके जब वॉल्यूम 2 के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि अली बंधुओं शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा भारत में किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। देखिए, अली बंधुओं के द्वारा खिलाफत आंदोलन जो था इसका नेतृत्व किया गया था। तो ये ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। और खिलाफत आंदोलन जो था 1919 से लेके 1922 के बीच में चलाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। डैश में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। तो देखिए, ये विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की थी, तो ये 1784 ईस्वी में किया था। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, विलियम जोन्स कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के जज थे। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चीनी यात्री हेन सोंग ने डैश में 3 वर्ष ठहरकर संस्कृत सीखा था। तो चीनी यात्री जो था ताम्र लिप्ति में रुक के 3 साल क्या किया था, संस्कृत सीखा था। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। भारत के संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार शामिल नहीं है। यानी कौन सा मौलिक अधिकार शामिल नहीं है, निजता का अधिकार, समानता का अधिकार, भाषण का अधिकार या संपत्ति का अधिकार। तो भारत के संविधान में जो संपत्ति का अधिकार है इसको शामिल नहीं किया गया है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के संविधान में सेकुलर शब्द को किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया था। तो सेकुलर शब्द को जो 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसके माध्यम से जोड़ा गया था। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो भारत का संवैधानिक प्रमुख जो होता है वो भारत का राष्ट्रपति होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 53 के अंतर्गत कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है। तो एक देशांतर को पार करने के लिए 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच 4 मिनट का अंतर होता है। कितना मिनट का अंतर होता है, 4 मिनट का अंतर होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। और 0 डिग्री देशांतर रेखा को विश्व मानक समय रेखा माना जाता है और 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का दर्जा 1884 ईस्वी में वाशिंगटन में हुए एक समझौते में लिया गया था। नेक्स्ट, निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय हैं। तो शनि ग्रह के जो चारों ओर हैं स्पष्ट वलय है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, यूरेनस जो होता है आकार में तीसरा, ये यूरेनस जो होता है आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका तापमान लगभग 225 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और बृहस्पति की बात की जाए तो बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, और मंगल ग्रह की बात की जाए तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी एवं सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निकस ओलंपियस जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक है, कहाँ स्थित है, मंगल ग्रह पर स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टुंड्रा प्रदेश के निवासियों का मुख्य धंधा क्या होता है। तो टुंड्रा प्रदेश के निवासियों का जो मुख्य धंधा होता है वो आपका शिकार होता है। मुख्य धंधा उन लोगों का क्या है, टुंड्रा प्रदेश का शिकार। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सांध्य तारे का उदय क्या निरूपित करता है।
तो सांद्र तारे का उदय जो है पूर्व की ओर निरूपित करता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, शुक्र ग्रह को संध्या का तारा या भोर का, शुक्र ग्रह को भोर का तारा भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राज कमेटी किससे संबंधित है। तो राज कमेटी जो है ये कृषि से संबंधित है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के आयात का अधिकतम भाग कहाँ से आता है। तो भारत का आयात का अधिकतम भाग जो है ये ओपेक से आता है, OPEC ओपेक से आता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा घर्षण बल के बारे में असत्य है। यानी घर्षण बल के बारे में असत्य बात कौन सा है। घर्षण वह बल है जो संपर्क में दो सतहों के सापेक्ष गति का विरोध करता है। ठीक है, ये तो सत्य है। वह घर्षण बल जो किसी सतह पर चलने फिसलने का कार्य करता है स्लाइडिंग घर्षण कहलाता है, ये भी सत्य है। मशीनों में घर्षण ऊर्जा का अपव्यय और टूट फूट का कारण है। ठीक है, रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है। रोलिंग घर्षण जो है स्लाइडिंग की तुलना में अधिक होता है, यही आपका गलत हो गया। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, घर्षण क्या होता है, घर्षण एक प्रकार का बल होता है जो गति का विरोध करता है। और घर्षण कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, स्थैतिक घर्षण, सीमांत घर्षण, रोलिंग घर्षण और स्लाइडिंग घर्षण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दाब को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। तो दाब को परनोद प्रति एकांक क्षेत्रफल पर परिभाषित किया जाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी दाब बराबर क्या होता है, बल बट्टा क्षेत्रफल, यानी प्रेशर बराबर होता है फोर्स बट्टा एरिया। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर परनोद यानी कि बल को, तो इसको परनोद प्रति एकांक क्षेत्रफल पर परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है। अपरंपरागत ऊर्जा का स्रोत किससे होता है। तो मिट्टी का तेल लैंप, सौर लालटेन, मोमबत्ती, टॉर्च। तो टॉर्च से जो होता है अपरंपरागत ऊर्जा का स्रोत होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए, ऊर्जा अगर 2 प्रकार के कहें, एक परंपरागत है, एक गैर परंपरागत है। तो अगर मान लीजिए किरासन तेल, पेट्रोल, मोमबत्ती, लकड़ी, सोलर लैंप, ये क्या है, परंपरागत है। गैर परंपरागत की बात की जाए तो टॉर्च, सोलर लाइट, नाभिकीय ऊर्जा, LPG, CNG, ये सब गैर परंपरागत हैं। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से किस बात पर निर्भर करती है कि ध्वनि की पिच क्या है, ध्वनि की पिच यानी कि आवृत्ति पर। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ध्वनि की पिच इसके आवर्ती पर निर्भर करता है। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता आयाम पर निर्भर करता है, ये भी जान लीजिए। नेक्स्ट, दो चालक समान दिशा में विद्युत धारा ले जाने पर क्या होता है। जब दो चालक समान दिशा में अगर ले जाएंगे तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, आकर्षण, इन दोनों के बीच आकर्षण हो जाएगा। अगर दो धारा एक ही दिशा में जा रहा है, आमने सामने पैरेलल में जाता है, तो क्या होता है, आकर्षण होता है। और एक धारा इधर जा रहा है, एक धारा इधर जा रहा है, तो प्रतिकर्षण होता है। इससे पहले भी हमने बताया है। तो चालक एक दूसरे को क्या कर लेंगे, आकर्षित कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा नीचे करने दीजिए। यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के एक बल सहित 10 मीटर की दूरी तक ट्रॉली को खींचता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। अब देखिए, बल क्या होता है, कार्य क्या होता है, W बराबर FS cos थीटा, यही होता है। ठीक है, या कह सकते हैं कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। ठीक है, तो FS, अब देखिए बल हमारे पास कितना दिए, 50 न्यूटन। अब विस्थापन कितना हो रहा है, 10 न्यूटन। तो ये कितना हो जाएगा, 50 दहा 500 जूल। तो कितना किया गया कार्य हो जाएगा, 500 जूल। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किसमें अस्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं है। अब देखिए, निकिल, लोहा, एल्युमिनियम, चुंबक पत्थर, किसमें चुंबकीय गुण नहीं है। तो चुंबक पत्थर जो होता है उसमें जो अस्थायी चुंबक होता है वैसा गुण नहीं होता है। ठीक है, देखिए अस्थायी चुंबक क्या होता है, वैसा चुंबक जो कठिनता से चुंबक बनता है और कठिनता से चुंबक, जो चुंबक का गुण होता है उसको समाप्त होता है, तो अस्थायी चुंबक कहलाता है।
अस्थायी चुंबक क्या होता है? इस्पात का बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन कि दबाव की एसआई इकाई क्या है? तो दबाव की एसआई इकाई होती है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा दबाव या दाब कहिए, इसको दाब भी हम कह सकते हैं। ठीक है, दाब एक क्या होता है? अदिश राशि होता है। और दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या हो जाएगा? वो योग स्थिर रहेगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और डैश का संयोजन क्या होता है? तो यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का संयोजन होता है। हम जानते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी बराबर क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यही होता है। तो इसका ये क्या हो जाएगा? मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगा। यानी कि यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का डैश का संयोजन क्या होगा? तो देखिए यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा होती है। तो यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का संयोजन होता है। इन तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट किस रंग की तरंग दर्द सबसे कम होती है? तो सबसे कम तरंग दर्द किसकी होती है? बैगनी की होती है। क्योंकि हम लोग कैसे निकालते हैं? विबग्योर। ठीक है, विबग्योर तो बैगनी का होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सार्वभौमिक सूचकों में 4 से 5 का पीएच मान क्या इंगित करता है? तो 4 से 5 का पीएच मान जो होता है वो दुर्बल अम्ल को इंगित करता है। किसको करता है? दुर्बल अम्ल को करता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगर पीएच मान 0 से 3.5 हो तो प्रबल अम्ल, 3.5 से 7 तक हो तो दुर्बल अम्ल, अगर 7 हो तो वो उदासीन विलियम होता है, और 7 से अधिक 10.5 तक हो तो दुर्बल क्षार होता है, और 10.5 से अधिक होता है तो वो क्या होता है? प्रबल क्षार होता है। चलिए नेक्स्ट, दो या दो से अधिक रूपों में किसी तत्व को होना जिसमें भौतिक गुण भिन्न लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो देखिए इसे अपरूपता कहते हैं। जब दो या दो से अधिक रूपों में किसी भी तत्व का होना जिसमें भौतिक गुण भिन्न हो लेकिन रासायनिक गुण समान होता है उसे अपरूपता कहते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि कार्बन के अपरूप क्या हैं तो हीरा, ग्रेफाइट और क्लोरीन आप कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, एक तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? तो तत्व की परमाणु संख्या जो होती है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा, जिसे हम लिखते हैं ए बराबर पी प्लस एन या ए बराबर जेड प्लस एन। ठीक है, नेक्स्ट लोहे में जंग लगना इनमें से किसका समान उदाहरण है? तो लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यह देखते हुए कि ऑक्सीजन के 1 मोल परमाणु का वजन 16 ग्राम है तो ओजोन का भार क्या हो जाएगा? अब देखिए 1 मोल का वजन 16 ग्राम है तो ओजोन का अनुभार क्या होता है? O3 होता है। तो 16 गुना 3 यानी कि 48 ग्राम पर मोल हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है? ऊर्ध्वपातन, क्रिस्टलीकरण या निष्क्रियकरण या आश्वासन। तो निष्क्रियकरण जो होता है ये आपका रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है, क्योंकि निष्क्रियकरण का अर्थ होता है उदासीनीकरण से है किसी भी अम्ल के भस्म के बीच होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण कहलाती है। चलिए नेक्स्ट, नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 किसी न किसी प्रकार से एक समान है जबकि एक भिन्न है। कौन सा भिन्न है? जर्मेनियम, पोटेशियम, सिलिकॉन, गैलियम। अब देखिए जर्मेनियम, सिलिकॉन और गैलियम ये क्या हैं? सभी क्या नाम है? अर्धचालक पदार्थ हैं तथा पी ब्लॉक में आते हैं। जबकि पोटेशियम की हम बात करें
तो पोटेशियम ब्लॉक का तत्व है। तो पोटेशियम क्या हो जाएगा, इन जर्मेनियम सिलिकॉन गैलियम ये क्या है, पी ब्लॉक में आते हैं, ये अर्धचालक है। तो ऑप्शन सी एक ही बचेगा कि इन तीनों से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित ट्राइड में कौन सा एक डोबराइनर ट्राइड का प्रतिनिधित्व करता है। तो देखिए डोबराइनर ट्राइड के अनुसार मध्यवर्ती तत्व का परमाणु भार अन्य दो तत्वों का क्या होता है, औसत होता है। अब देखिए यहाँ पे देखा जाए तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की बात की जाए तो ये त्रिक का प्रतिनिधित्व करता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे। तो मूल तत्वों के आवर्त सारणी बनाने वाले पहले रूसी रसायन विज्ञान जो थे वो मेंडलीफ थे। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, डैश उत्तक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के अस्थायी उत्तक बनाने के लिए पृथक होती हैं। तो देखिए ये विभज्योतक के जो उत्तक होते हैं ये बनाने के लिए अलग अलग क्या होते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कि डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को एनोटेशन कहा जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है। तो कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख जो है रिसस फैक्टर नहीं करता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक मोनोसेकेराइड शर्करा नहीं है। तो देखिए ग्लूकोज, फ्रक्टोज तथा गैलेक्टोज ये तीनों क्या हैं, मोनोसेकेराइड है। जबकि माल्टोज जो है डाइसेकेराइड है। तो माल्टोज क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, वह सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्स का प्रबंध करता है और कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए कॉमन सेवाएं प्रदान करता है। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेपरलेस बजट पहली बार कब दिया गया था। तो पेपरलेस बजट जो है पहली बार 2021 में दिया गया है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बजट 2021-22 के बाद अब कितने रुपये तक का सालाना कारोबार करने वाली कंपनी एमएसएमई सेक्टर के अंतर्गत आएंगे। तो देखिए 2 करोड़ सालाना कारोबार करने वाली कंपनी भी अब एमएसएमई सेक्टर के अंतर्गत आ जाएंगी। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अब तक का सबसे लंबा बजट किस वर्ष रहा है। तो अब तक का सबसे लंबा बजट जो है ये 2020-21 का रहा है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए 2020-21 का बजट भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने पेश किया था। इस बजट का जो भाषण को पढ़ने में उन्हें 2 घंटा 42 मिनट का समय लगा था और समय के हिसाब से अब तक का सबसे लंबा बजट 2020 और 21 रहा है। चलिए नेक्स्ट, बजट के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो बजट के लिए मोदी सरकार मोबाइल ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है। तो सॉरी ये आपका यूनियन बजट ऐप लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्षा बजट में कितने रुपये का आवंटन किया गया है। तो रक्षा बजट में 4.7 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कि बजट में शोध का बढ़ावा देने के लिए विज्ञान क्षेत्र में नवाचार के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। तो ये 50,000 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बजट के तीसरे स्तंभ समावेशी विकास के लिए क्या योजना है। तो
कृषि से जुड़े विकास योजना का ऐलान समावेशी विकास के लिए किया गया है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट, और कितने लाभार्थियों को उज्ज्वल योजना का लाभ मिलेगा। तो और आपका 5 लाख अभ्यर्थियों को उज्ज्वल योजना का लाभ मिलेगा, यानी कि एलपीजी गैस सिलेंडर मुफ्त कनेक्शन में दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।